जी, हमने नेशनल इनकम वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया था। नेशनल इनकम अकाउंट में उसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी वगैरह वगैरह हमने उसको देखा था डिटेल में। और आज हमने पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम के कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं। कंजम्पशन को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन को पढ़ेंगे। कंजम्पशन बिल्कुल आसान है, पहले स्टार्ट इसका लेता हूँ, फिर आगे जो है ना, ये वैसे बहुत जितना भी इकोनॉमिक्स में जितने भी चैप्टर हैं सबसे इजी चैप्टर यही है। आप अभी उसको रियलाइज कर लोगे। जनरली स्पीकिंग द अमाउंट ऑफ द मनी विच इज स्पेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इज़ नॉन एज कंजम्पशन। यानी आपकी इनकम का वो हिस्सा जो गुड्स को ख़रीदने में, कंज्यूमर गुड्स को ख़रीदने में लग जाता है, वो हिस्सा, इनकम का वो हिस्सा कंजम्पशन कहलाता है। और इनकम का वो हिस्सा जो आप कंजम्पशन गुड ख़रीदने में नहीं लगाते बल्कि उसको सेव कर देते हो, तो वो हिस्सा जो आप सेव कर रहे हो वो सेविंग वाला हिस्सा कहलाता है। और ऐसा हिस्सा जो आप ना सेव कर रहे हो ना कंज्यूम कर रहे हो बल्कि उसे इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे, वो आपका हिस्सा इन्वेस्ट का हिस्सा कहलाता है। दर हकीकत होता यूँ है कि जो हिस्सा हम सेव करते हैं ना, उसी को आगे हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आप इन्वेस्ट का एक तीसरा पोर्शन बना लो या सेव वाला इन्वेस्ट कंसीडर कर लो, तो एक ही बात है। इसमें कोई दो बातें नहीं है, एक ही बात होती है। जो हम सेव करते हैं वही हम आगे इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम जो चीज़ें, जो अखराजात हमने करने हों वो हम इन्वेस्ट नहीं करते, वो तो कंज्यूमर गुड्स हम ख़रीदते हैं। और कंज्यूमर गुड कौन से होते हैं? ऐसे गुड होते हैं जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और मतलब वो ऐसे गुड नहीं होते कि जिससे मज़ीद कोई प्रोडक्शन की जा सके या मज़ीद उससे बड़ा। जैसे हम प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो वो कंज्यूमर गुड नहीं है, ठीक है ना। वो प्रॉपर्टी उसकी कीमत बढ़ेगी, यानी उसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जो कंज्यूमर गुड होती है, जैसे अभी बाहर जाओ तो कोई बोतल वगैरह ख़रीद लो, चिप्स वगैरह, वो कंज्यूम हो जाएंगे। आप मोबाइल परचेज़ कर रहे हो, वो कंज्यूमर गुड्स हैं। आप कार परचेज़ कर रहे हो, गाड़ी परचेज़ कर रहे हो, वो कंज्यूमर गुड है। हाँ, अगर मैं बस परचेज़ करता हूँ अपने बिज़नेस की खातिर और फिर जो है ना उस पर जो है ना वो ट्रांसपोर्ट का मेरा बिज़नेस है, मैं बस ख़रीदता हूँ, तो फिर वो मेरा कंज्यूमर गुड नहीं होगा, ठीक है ना। वो मेरी एक इन्वेस्टमेंट होगी। कार को अगर आप यूज़ कर रहे हो, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, यानी एज अ बिजनेस, नहीं, फिर सर की अपनी राय होगी। मेरी राय ये है कि अगर मेरा है बिज़नेस, अपना माइक ऑफ कर लो, अगर मेरा ना बिज़नेस है, अगर बिज़नेस है तो फिर मेरा कार जो है ना वो कैपिटल है, कंज्यूमर गुड नहीं है। वैसे वो कंज्यूमर है क्योंकि उसकी वैल्यू कम होती रहती है ना। आप देखो डेप्रिसिएशन तो होती रहती है ना, जो भी चीज़। कैपिटल गुड का पता क्या होता है? कैपिटल गुड वो होते हैं कि जिनसे मज़ीद आगे आप प्रोडक्शन कर सको, मज़ीद उससे मतलब पैसे निकाल सको, उससे इनकम जनरेट कर सको, वो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं। वो सर की राय है, मेरी तो ये राय है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। हाँ, और कोई सवाल है या आगे बढ़ूँ? अच्छा, अब यहाँ इनकम के ना दो पार्ट हैं, एक कंजम्पशन और एक सेविंग, ठीक है ना। यानी वाई को इनकम से शो कर रहा है, सी को कंजम्पशन, और जो है ना एस से मुराद सेविंग है। तो हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? वाई इज़ इक्वल टू सी प्लस एस। सी कंजम्पशन हो गया, एस सेविंग हो गया और वाई इनकम हो गया। अब अगर उसमें से हमने कंजम्पशन निकालनी हो तो वाई सी इधर रखो, एक्स एस को दूसरी साइड में भेज दो, वाई माइनस एस। ये तो वाई माइनस एस उसने इस तरह इक्वेशन बनाई हुई है। बात समझ आई है? ये इक्वेशन समझ आई है? इसको एस को दूसरी साइड पे ले जाओ तो क्या बन जाएगा? वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। उसने सिर्फ क्या किया है, सी निकालने के लिए एस को इधर भेज दिया, वाई से माइनस कर दिया। यानी इनकम में से अगर सेविंग लेस कर दो तो बाकी जो हिस्सा बचता है वो कंजम्पशन होता है। आप इसका उलट भी कह सकते हो कि इनकम में से अगर आप कंजम्पशन लेस कर दो तो बाकी जो हिस्सा बचता है वो सेविंग होता है। अभी सेविंग का वाला फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ ऐसी इक्वेशन आपको मिलेगी कि इनकम में से कंजम्पशन को लेस करो तो वो सेविंग हो जाता है। अब हम कंजम्पशन फंक्शन को देखते हैं। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? ये बिल्कुल आसान है। कंजम्पशन फंक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी
कंजम्पशन भी बढ़ती चली जाती है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनकी कंजम्पशन भी बढ़ती चली जाती है, वो ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करते चले जाते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे उन्होंने मिसाल भी दी हुई है, ये देखें जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, पहले ज़ीरो इनकम की थी तो 30 कंजम्पशन थी, फिर 30 हुई तो फिर 50 हो गई, 60 70, ये इनकम मज़ीद बढ़ती जा रही है तो आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने मिसाल ली हुई है, इसे ग्राफ में भी हम शो कर सकते हैं। नेशनल इनकम को आप लोगे इसके एक्स एक्सेस पे, और जो कंजम्पशन होती है वो वाई एक्सेस पे आप लोगे। अब यहाँ ज़ीरो से पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो ग्राफ बन रहा है ना, ये पॉजिटिव स्लोप है कि नहीं? पॉजिटिव स्लोप, जैसे हमने डिमांड उसमें पढ़ा था, नहीं पॉजिटिव नहीं है ये, वो वाला नहीं पढ़ा था हमने डिमांड एंड सप्लाई में एक कर्व। जैसे जैसे आपकी ये पॉजिटिव स्लोप है ना, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, आवाज़ वो अपना माइक ऑफ करो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है, यानी दोनों के दरमियान जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ओरिजिन से क्यों नहीं शुरू हो रहा है, यहाँ से क्यों शुरू हो रहा है? आपने ये चैप्टर पढ़ा है क्लास में? कौन सा पहला? कि बाद दफ़ा ऐसा होता है लोगों की इनकम बिल्कुल ज़ीरो होती है, लेकिन उनकी कंजम्पशन, आप कोई एक कंसीडर कर लो, कोई फ़कीर कंसीडर कर लो, ठीक है ना, उनकी इनकम पर्सनल जो उनकी इनकम है, वैसे भीख मांगते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होती है ना, कुछ ना कुछ कंज्यूम तो कर रहे होते हैं। आखिर उन्होंने रोटी परचेज़ करनी होती है, चीनी पत्ती वगैरह, ये डिफरेंट चीज़ें उन्होंने कुछ ना कुछ तो परचेज़ करनी होती है, तो उन्हें कोई जो है ना भीख के तौर पे कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाती है, यानी उनकी कंजम्पशन होती है लेकिन इनकम उनकी ज़ीरो होती है। फिर अगर वो कोई जॉब करेंगे तो तब उनकी इनकम स्टार्ट होगी। तो अगर इनकम ज़ीरो भी हो ना, तब भी कुछ ना कुछ कंज्यूम इंसान करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान बगैर कंजम्पशन के रह ले, या मुल्क पूरा का पूरा उसकी इनकम बिल्कुल ज़ीरो है और कंजम्पशन भी ज़ीरो हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। आखिर मुल्क चलना है ये, क्योंकि हम नेशनल इनकम ले रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें तो वो कंज्यूम कर रहा होगा ना, चाहे उसकी इनकम ज़ीरो है। क्या तो वो उधार लेके कर रहा हो, आप यहाँ ये जूम कर लो, एक पर्सन है उसकी इनकम नहीं है, वो उधार लेके कोई ना कोई चीज़ें ख़रीद रहा है, तो कंजम्पशन तो है ना उसकी। ये और बात है कि उसकी पर्सनल इनकम नहीं है वो, या नेशनल इनकम नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ ओरिजिन से शुरू नहीं किया, यहाँ से जो है ना ग्राफ यहाँ ऊपर से स्टार्ट करना है। और ये ग्राफ बनाते हुए भी इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये ओरिजिन से आपने स्टार्ट नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करना है। जी समझ आ गई है? अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी एवरेज निकालना, कंजम्पशन की एवरेज निकालना। वो कैसे निकाल सकते हैं? यानी कंजम्पशन को इनकम पे डिवाइड करो तो एवरेज निकाला जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे इसने ग्राफ में भी बनाया हुआ है, ग्राफ भी और टेबल भी। ये उसकी कंजम्पशन है, कंजम्पशन को डिवाइड कर रहे हैं इनकम के ऊपर। यहाँ तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसकी इनकम ज़ीरो है। फिर उसके बाद ये उसकी कंजम्पशन है, इनकम उसकी 30 है, कंजम्पशन को इनकम पे डिवाइड करो 1.66 आ जाएगा, यानी एवरेज। ये एवरेज निकाल रहा है। जैसे हम एवरेज नहीं निकालते जो है ना, डिफरेंट नंबर्स दिए और हम एवरेज निकाल रहे होते हैं कि पता चले कि एवरेज स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स आए। अभी आपका रिज़ल्ट आया, आप सबके CGPA लो, सब बल्कि CGPA तो नहीं होगा आपका, अभी GPA होगा, सेकंड सेमेस्टर होगा तो फिर आपका CGPA होगा। वो GPA लो और उसको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर दो तो उसका एवरेज निकाला जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि एवरेज जो है ना कितने मार्क्स आए पूरी क्लास के। तो एवरेज का ये कंसेप्ट होता है। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालेंगे? वो आपने कंजम्पशन को डिवाइड कर देना इनकम के ऊपर, तो वो एवरेज निकल आएगा। सारी वैल्यूज़ इसी तरीके से निकालनी है आपने। अब आप ये देखो, इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कम हो रही है। देखो 1.66 है, 1.16 है, फिर 1 हुई है। एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट होल्ड। जी आवाज़ आ रही है बेटा? हेलो, हाँ वो कॉल आ गई। अच्छा देखो 1.66, 1.161, फिर कम होती जा रही है। इसकी क्या लॉजिक है, ये कम क्यों हो रही है?
देखो इसकी बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंजम्पशन भी उसी बराबर रेशो के साथ बढ़ रही हो। आपकी इनकम बढ़ी, कुछ आप फिर सेव करना स्टार्ट कर देते हो। देखो जैसे ये हमारा ग्राफ है ना, यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारी 50 इनकम हुई, तो 50 हमारी मिसाल के, हाँ ठीक है, 50 हमारी कंजम्पशन थी, ठीक है ना। 100 हुआ तो इधर हमारी कंजम्पशन मिसाल के तौर पे 90 थी, यानी जिस रेशो से आपकी इनकम बढ़ी है उस रेशो से आपकी कंजम्पशन नहीं बढ़ रही होती, क्योंकि अब आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही होती हैं, तो आप सेव करना स्टार्ट कर देते हो मनी को, ताकि उसे आगे इन्वेस्ट किया जा सके। समझ आई बात की? इस ग्राफ, हाँ इस ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं। ये देखो, ये आपकी कंजम्पशन का स्लोप है, ये वाला, ये जो यहाँ से ऐसे जा रहा है, और ये आपकी इनकम है। इनकम का जो बनाना है ना, वो यहाँ से बनाना है, इस ओरिजिन से। ये ज़ीरो से आगे स्टार्ट होगी इनकम हमेशा। इनकम का ये नहीं है कि ये आपने वाई एक्सेस पे इधर बना दिया तो इसे एक्स एक्सेस यहाँ से बना दो, इसे ओरिजिन से स्टार्ट करना है, इसे ऐसे बनाना है, और इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करना है। अब ये यहाँ पे देखो, ये जो डी पॉइंट है ये शो कर रहा है कि इस मकाम पे आपकी जितनी इनकम है उतनी ही कंजम्पशन है, यानी जितना कमा रहे हो ना उतना ही खर्च किए जा रहे हो। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि इनकम आपकी ज़्यादा है, कंजम्पशन आपकी उस लेवल से नहीं बढ़ रही होती जिस लेवल से आपकी इनकम बढ़ रही है। यानी कंजम्पशन थोड़ी, आप जो है ना बेसिक नीड तो आपने पूरी कर ली यहाँ तक, उसके बाद आप थोड़ा कम रेशो के साथ अपनी कंजम्पशन को बढ़ा रहे होते हो। और ये वाला जो एरिया होता है ना, ये सारा सेविंग का होता है, ये वाला, और ये वाला जो एरिया होता है ये डिस सेविंग का होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी इनकम कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है। देखो और करो, ये कंजम्पशन इस डी पॉइंट से पहले पहले आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है, आपकी इनकम कम है, ऐसे है ना। ये डिस सेविंग, यानी यहाँ पे आप सेव कर ही नहीं सकते। जब इस मकाम पे पहुँचते हो तो आपकी इनकम और सेविंग दोनों, इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो जाते हैं, और उसके बाद फिर आप सेव करना स्टार्ट कर देते हो मनी। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? मुश्किल तो नहीं है, मुझे तो ये सबसे आसान चैप्टर लगता है, जितने भी चैप्टर्स हैं ना सबसे इजी चैप्टर है ये, क्योंकि इजी चीज़ें हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये क्या हमने क्यों निकाला, इसके पीछे क्या लॉजिक थी, वो यही देखने के लिए कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारी एवरेज जो कंजम्पशन है आया वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। अब इसने जो डाटा लिया उस लिहाज से ये डिक्रीज़ हो रही है, हो सकता है कि इंक्रीज़ भी हो जाए, यानी ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज़ हो रही है। नॉर्मली डिक्रीज़ ही होती है, हर नेशन के साथ, हर पर्सन के साथ ऐसे ही होता है। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़े उसकी कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन उस लेवल से नहीं बढ़ती कि जिस लेवल से जो है ना वो इनकम बढ़ रही होती है। तो ये एवरेज हमेशा कम होती चली जाती है। और एवरेज प्रोपेंसिटी का क्या मतलब होता है, झुकाव, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कंजम्पशन की तरफ उसका झुकाव जो है ना वो कम होता जा रहा है। कंजम्पशन की तरफ उसका झुकाव कम होता जा रहा है जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जा रही है। बात समझ आ गई? अब तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा आपको। आगे है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल वाला कंसेप्ट तो आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है गालिबन। एडिशनल इनकम के आने से एडिशनल जो कंजम्पशन आपकी हो रही है उसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। अब ये देखो, ये बिल्कुल आसान है, यानी आपकी इनकम ज़ीरो से हुई, आवाज़ नहीं आ रही, अब आ रही है? अच्छा देखो, इनकम आपकी ज़ीरो से आपकी हुई 30, तो आपकी कंजम्पशन में कितना इजाफा हुआ है? ये 0 से 30 हुई है, ये कितनी हुई है 30 से 50, यानी इधर 30 का चेंज आया, इधर 20 का चेंज आया। यानी इनकम के बढ़ने से आपकी कंजम्पशन कितनी बढ़ रही है, इसको मार्जिनल कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फार्मूला देखो, ये वाला डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या है, यानी आपकी इनकम में भी चेंज आया, 50 माइनस 30 इस तरह करोगे, और ऊपर क्या करोगे 30 माइनस 0। डेल्टा कैसे ऐसे निकालोगे ना, कंजम्पशन कैसे निकालोगे, हाँ 50
-30, 50 -30, और ये कैसे निकालोगे? 30 -0, यानी एंडिंग वैल्यू पहले लेनी है, बिगिनिंग बाद में लेनी है। कैलकुलेटर पे भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हाँ बिल्कुल, y2 - y1 और c2 - c1, ऐसे 30 -0 30 आएगा, और c2 - c1 कैसे आएगा? 50 -30 ये 20। तो फिर इसको डिवाइड करोगे तो वो जो आंसर आएगा ना, वो फिर आपका क्या हो जाएगा? मार्जिनल। मार्जिनल का कंसेप्ट हमने किसी और जगह भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। कहाँ पढ़ा था? हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी, यानी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो एडिशनल यूटिलिटी हमें मिलती है वो कितनी है, वो मार्जिनल का कंसेप्ट है। मार्जिनल का कंसेप्ट जगह जगह आता है। ये आपको जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट वाला, इसी आपकी इकोनॉमिक्स में है, वहाँ भी मार्जिनल वाला कंसेप्ट आएगा। मार्जिनल कॉस्ट निकालनी होगी, वो कैसे? यानी आप एडिशनल यूनिट बनाते हो तो एडिशनल कॉस्ट कितनी आएगी। आप एडिशनल चीज़, एक एडिशनल प्रोडक्ट बेचते हो तो एडिशनल जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो कितना आएगा, या एडिशनल सेल कितनी होगी। ये मार्जिनल का कंसेप्ट ये बड़ा आसान है, यानी एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से या उसे कंज्यूम करने से क्या एक्स्ट्रा आउटपुट आ रहा है। तो ये जो है ना, इसने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो उसने निकाला हुआ कैलकुलेट, और इस डाटा के मुताबिक वो क्या आ रहा है, वो सब का इक्वल आ रहा है इस डाटा के मुताबिक। ये जो डाटा हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल आए, ये तो डाटा पे डिपेंड करेगा ना कि डाटा क्या है। जिस तरह का डाटा होगा उसी तरह के ये रिज़ल्ट्स आएंगे। यहाँ पे वो कांस्टेंट आ रहा है रिज़ल्ट, हालांकि मेरी ओपिनियन के मुताबिक यहाँ पे उसको चाहिए था कि वो डाटा इस तरीके से अरेंज करता कि ये कांस्टेंट वैल्यू ना आए, क्योंकि लॉजिकली सेंस ये है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा कम होनी चाहिए। जैसे आपकी एवरेज कम हो रही है ना, इसी तरह ये इसको भी कम होना चाहिए। यानी आपकी जो एडिशनल इनकम बढ़ी है उसकी वजह से एडिशनल जो कंजम्पशन है वो उस लेवल की नहीं होती कि जिस लेवल की इनकम आपकी बढ़ रही होती है। यानी जितना परसेंटेज इनकम में इंक्रीज़ हो रहा होता है उतना कंजम्पशन में इंक्रीज़ नहीं हो रहा होता। तो इससे चाहिए कि ये डिक्रीज़ करे, क्योंकि ये डाटा उसने इस तरीके का लिया है। तो ये हमने यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट की है तो वो कांस्टेंट आ रही है, हालांकि ये लॉजिकली कांस्टेंट होनी नहीं चाहिए। खैर उसने लिया हुआ तो फिर मैंने भी आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखो इस ग्राफ को, ये ग्राफ बिल्कुल अभी थोड़ा सा ग्राफ बताया भी था पहले मैंने आपको कि यहाँ पे इनकम है, ये आपकी इनकम है। इनकम को ई या वाई से शो करते हैं। आवाज़ आ रही है ना मेरी? ठीक है। और ये आपकी कंजम्पशन है, ठीक है ना, या इंटरसेक्ट होंगे डी मतलब वहाँ पे आपकी कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर है। ये डिस सेविंग वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप सेव कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके खर्चे ज़्यादा हैं और आपकी इनकम कम है। जैसे पाकिस्तान का हाल है, देख लो, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, हमारी इनकम कम है, हमें उधार लेना पड़ता है। जब हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे जब हमारी इनकम यानी गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, यही बेसिक तो यही इसकी इनकम होती है, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं तो ये इसकी इनकम होती है। और ख़र्चे बेबहा हैं गवर्नमेंट के, फजूल के भी बहुत हैं, सही भी हैं, कुछ खर्चे ठीक भी हैं, फजूल के तो बहुत ज़्यादा हैं। तो खर्चे हमारे ज़्यादा हैं, हमारी इनकम कम है, तो हम अभी इस पोजीशन पे हम सेव तो कर ही नहीं सकते। यानी अगर गवर्नमेंट के पास, जब गवर्नमेंट या कोई पर्सन हो, जब उसके पास पैसे बचेंगे तो वो किसी जगह सेव करेगा, फिर इन्वेस्ट करेगा। जब हमारे पास बचते नहीं हैं, हमें अपने अखराजात के लिए उधार लेना पड़ता है, तो इन्वेस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि गवर्नमेंट दूसरी कंट्रियों में जाके इन्वेस्ट करे ताकि वहाँ से कोई रेवेन्यू जनरेट हो, ठीक है ना। ये जो डी पॉइंट होगा, बात की तरफ वापस आते हैं, इस पर हमारी कंजम्पशन और इनकम दोनों सेम हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो होगा वो इनकम हमारी ज़्यादा है और कंजम्पशन हमारी कम है, तो ये हमारा सेविंग वाला पोर्शन होगा, ये वाला, ठीक है ना, ये सेविंग वाला। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये नीचे वाले ग्राफ तक, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर हमारी, अब देखो आपकी जो कंजम्पशन है वो आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पे आ रही है, झुकाव की जो है ना उसका झुकाव है एक्स एक्सेस की तरफ, और जो आपकी इनकम है उसका झुकाव है वाई एक्सेस की तरफ। मतलब इनकम आपकी गाहे बगाहे बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन जो है वो उस लेवल से नहीं बढ़ रही जिस लेवल से आपकी इनकम बढ़ रही है। अगर आपकी कंजम्पशन का झुकाव भी इनकम की तरह वाई एक्सेस की तरफ होता तो फिर हम कह सकते थे कि कंजम्पशन भी आपकी वाई एक्सेस के साथ, इनकम के साथ साथ बढ़ रही है। जो आपकी कंजम्पशन है उसका झुकाव एक्सेस की साइड पे, इसका मतलब है ये कम हो रही है,
ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है वो कंजम्पशन का है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है वो सेविंग का है। अगर हम इसे टोटल इनकम लें, यानी हमारी इनकम यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इनकम ले रहे हैं, तो ये हम कंज्यूम करते हैं और ये सेव करते हैं। फिर अगर यहाँ से लेंगे तो यहाँ हमारी सेविंग बढ़ जाएगी, और हमारी जो वो कंजम्पशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। बात समझ आ गई? ये ग्राफ क्लियर है? आवाज़ नहीं आ रही मेरी? अच्छा, फिर आगे वो कहते हैं ये बस यही कंजम्पशन फंक्शन था। कंजम्पशन फंक्शन क्या कहता है? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी जो है ना वो भी बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी। कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ वाई, ऐसे बोलते हैं, कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम, सी इज़ द फंक्शन ऑफ वाई, यानी वाई चेंज होगा तो सी भी चेंज होगा। तो इससे ये भी मतलब होता है कि जो आपका सी है वो वाई पे डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ जो वाई है वो इंडिपेंडेंट है, यानी इनकम जो है वो इंडिपेंडेंट है, और जो आपकी कंजम्पशन है वो डिपेंडेंट है। लेकिन किस पे डिपेंडेंट है? वो वाई पे डिपेंडेंट है, वो इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे उसने टाइप्स दी हुई हैं कि कंजम्पशन की टाइप्स कितनी होती हैं, बेसिक इसकी काइंड्स कौन सी हैं। वैसे तो आगे कई उसकी काइंड्स बनाई जा सकती हैं, लेकिन इकनॉमिक्स के हवाले से और ख़ुसूसन इस चैप्टर के हवाले से दो होती हैं। एटोनमस कंजम्पशन, यानी ऐसी कंजम्पशन है जो आप हतमन करोगे चाहे आपके पास इनकम है या नहीं है। जैसे मैंने अभी मिसाल दी, आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, यानी जॉब लेस हो गए हो, बिल्कुल पैसे नहीं है, तो आप क्या उधार लेके, लेकिन आपने खाना तो खाना है ना, कोई ना कोई चीज़ कंज्यूम तो करोगे ना, वो आपकी एटोनमस कंजम्पशन है। उसे सी नोट से शो करते हैं। यानी ये वो है जो इनकम पे डिपेंड नहीं कर रही होती, इनकम हो या ना हो उसने तो कंज्यूम होना ही होना है ना, भूखे तो नहीं, या तो फिर इंसान मर जाएगा, ठीक है ना। ये तो कंज्यूम नॉर्मली होना ही होना। और सी वाई क्या होती है? ये वो कंजम्पशन होती है जो इनकम के बढ़ने से बढ़ती है। अगर इनकम बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, अदरवाइज ये नहीं बढ़ेगी। तो उसने कंजम्पशन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एटोनमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन। ये देखो एटोनमस का उसने ग्राफ भी बना दिया। ये क्या है? इसका इनकम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनकम के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है जो है ना, ये कांस्टेंट है, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कंजम्पशन उतनी ही रहनी है, ठीक है। अच्छा, इंड्यूस कंजम्पशन ये क्या है? इंड्यूस कंजम्पशन ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था? यहाँ फ़र्क था, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? हाँ, सेम है। यानी इस कंजम्पशन का जो सी नॉट है इसका इनकम के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। यहाँ पे ताल्लुक़ नज़र आ रहा है हमें। यहाँ पे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी क्या हो रही है? इंड्यूस कंजम्पशन वो बढ़ती जा रही है, ठीक है भाई। बात समझ आ गई? चले, समझ आ रही है? ऊपर से गुजरती जा रही है। अच्छा, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, इसके कुछ फैक्टर्स हैं, ये बिल्कुल इजी हैं, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है ना, आसान से। अब जो कंजम्पशन फंक्शन है उसके भी कुछ फैक्टर हैं, कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस कंजम्पशन फंक्शन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जैसे उसको इनकम इफ़ेक्ट कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद पढ़ लेना, आसान है। अगर आपको समझ ना आए तो फिर मैं आपको समझा दूंगा। जैसे कंजम्पशन फंक्शन इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट काजेज अ फॉल इन कंजम्पशन। यानी जब बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ना तो लोग कंज्यूम कम करते हैं, फिर बैंक में इन्वेस्ट करने, सेविंग ज़्यादा करने लग जाते हैं। बात समझ आई ना। और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, बैंक्स में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, फिर लोग कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, सेव कम करेंगे, इन्वेस्ट कम करेंगे। तो ये बाकी जो फैक्टर्स हैं इनको पढ़ लेना आसान से, अगर समझ नहीं आए तो फिर मैं आपको समझा दूँगा। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, अहम हैं। और किनीजियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ये भी बिल्कुल उसी तरह। एग्रीगेट कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ एग्रीगेट डिस्पोजेबल इनकम। अब ये डिस्पोजेबल इनकम कौन सी है?
ये वही इनकम है जो लास्ट चैप्टर में हमने कैलकुलेट की है, यानी ये वो इनकम है जो अब कंज्यूम की जा सकती है, जिसमें से डायरेक्ट टैक्स वगैरह हर चीज़ निकल गई है, और एंड में जो इनकम बच गई है जो काबिल इस्तेमाल है उसकी वो बात कर रहा है। और एग्रीगेट कंजम्पशन यानी पूरे मुल्क के कंजम्पशन की वो बात कर रहा है। एग्रीगेट कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ एग्रीगेट डिस्पोजेबल इनकम, यानी जितनी हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी उतनी हमारी एग्रीगेट कंजम्पशन बढ़ेगी। अब मुल्क की लेवल की बात कर रहा है। जब भी वो एग्रीगेट की बात कर रहे हैं ना तो मुल्क के लेवल की बात कर रहा होता है। जैसे हमने डिमांड पढ़ा था ना, एक सिंपल डिमांड थी, एक एग्रीगेट डिमांड थी। एग्रीगेट डिमांड की जब वो बात करता है तो वो पूरे कंट्री की बात कर रहा होता है, पूरे कंट्री की डिमांड, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे पीछे हमने पढ़ा है। देखो वही तो है, सी इज़ द फंक्शन ऑफ वाई। ये इसके कुछ प्रोपोजिशंस हैं, ये आप पढ़ लेना, ये आसान से हैं। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ पहले, सिर्फ उसे लफ्ज़ों में बताया हुआ। अजम्पशंस ये भी आसान है। ये मेरे ख्याल में आपके उसमें नहीं है इंक्लूड, कोर्स आउटलाइन में देख लेना अगर हो तो। अगला है सेविंग, ये आपने लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट। अच्छा, अगला है हमारा सेविंग्स। सेविंग क्या है? सेविंग बिल्कुल इनकम का वो पार्ट है जो हम सेव करते हैं, जिसे कंज्यूम नहीं करते, जिसे हम सेव कर लेते हैं, डिस्पोजेबल इनकम का, ठीक है ना। इसकी बिल्कुल वैसे इनकम के दो पार्ट हैं, सेविंग और कंजम्पशन, ठीक है ना। y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, और अगर हमने s निकालना है तो c को दूसरी साइड पे ले जाओ, ठीक है ना। इनकम में से खर्च करके जो पैसे बच जाते हैं वो हमारी सेविंग होती है। इसके फंक्शन भी बिल्कुल वही हैं। कहाँ चला गया सेविंग का फंक्शन, आगे होगा। ये जो चीज़ें मैं छुड़वा रहा हूँ ना टाइम की कमी की वजह से, ये आसान चीज़ें हैं, आप पढ़ोगे तो ये आपको समझ आ जाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि आपने लिखने नहीं है क्लास में और पेपर के अंदर लिखना है। ये आपने वॉलेंट्री सेविंग, फोर्स सेविंग, ये पढ़ लेना, बिल्कुल आसान से है। दिसंबर में अब आपने मुझे पता नहीं दिसंबर डरा ही दिया, दिसंबर में आपके वो हैं। अच्छा, ये सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ वाई। ये भी इसी तरह, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तभी आपकी सेविंग ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका भी बिल्कुल उसी तरह एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। वो कैसे निकालेंगे? सेविंग को वाई पे डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज निकाला जाएगी। और मार्जिनल, ये भी बिल्कुल उसी तरह। मार्जिनल क्या करेंगे? एडिशनल इनकम, यानी इनकम में जितना इंक्रीज़ आता है उसकी वजह से सेविंग में कितना इंक्रीज़ आ रहा है, तो दोनों को इंक्रीज़ को एक दूसरे पे तकसीम करो तो MPS आ जाएगा, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टू सेव, यानी आपका झुकाव सेविंग की तरफ कितना है। तो इसका टेबल देखते हैं ताकि बात हमें समझ आ जाए। अब ये देखो, ये आपकी इनकम है, ये बढ़ती जा रही है, आपकी कंजम्पशन भी बढ़ रही है और आपकी सेविंग भी बढ़ रही है, ठीक है। अब APS यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब आपने APC जो पढ़ा था ना, वो क्या हो रहा था? वो कम हो रहा था ना, अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, कम हो रहा था ना, लेकिन ये बढ़ रहा होता है। ये जो है ये बढ़ रहा है, यानी आपकी कंजम्पशन आप कम करते जा रहे हो और सेव ज़्यादा करते जा रहे होते हो। APS प्लस APC इज़ इक्वल टू वाई होता है हमेशा, यानी ये आप लो ना ये वाली अमाउंट 0.08, तो वो क्या होगा 1 माइनस 0.08, तो वो होगा जो APC है ना वो 0.92 होगा। अभी निकाल के देख लें, कंजम्पशन को डिवाइड करो, कंजम्पशन को डिवाइड करो y के ऊपर 120 0.83, ठीक है। और यहाँ वो सेव कितना कर रहा है 10 को डिवाइड करो इनकम के ऊपर, वो आ रहा है 0.083 प्लस वो कितना था 0.83 था ना। हेलो, अब
आवाज़ नहीं आ रही बच्चा मेरा? हेलो। हाँ, तो ये 0.91 ये जो है ना वो कैलकुलेशन में आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैंने राउंड नहीं किया, तो ये 1 के इक्वल आता है हमेशा। APS प्लस APC इज़ इक्वल टू 1 होता है वो हमेशा, इसलिए तो उसने यहाँ पे ये फार्मूले दूसरे भी दिए हुए हैं ना। ये देखो, आपने APS निकालना है, 1 में से APC माइनस कर दो तो APS निकल आएगा। MPS निकालना है तो 1 में से MPC माइनस करो तो MPS निकल आएगा। अच्छा, तो हमने ये कंक्लूड किया कि इनकम के बढ़ने से आपकी कंजम्पशन बढ़ती है और साथ में सेविंग भी बढ़ती चली जाती है। APC कम होता चला जाता है, यहाँ पे बनाया भी जा सकता है, APC कम होता चला जाता है लेकिन APS बढ़ता चला जाता है। दूसरा जो MPS है इस डाटा के मुताबिक वो कांस्टेंट है, मतलब सेम वैल्यू है। और MPS कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे बताओ? सेविंग में जो चेंज आया उसको डिवाइड करोगे इनकम में जितना चेंज आया उससे। जी अच्छा, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ जो है ये आपने एक्स एक्सेस पे नेशनल इनकम ले ली, वाई एक्सेस पे आपने सेविंग ले ली। अब देखो ओरिजिन से स्टार्ट होने की बजाय यहाँ माइनस से स्टार्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब है? यहाँ वो कंजम्पशन वाली तो लॉजिक मैंने आपको बताई थी ना, यहाँ पे पैसे हों ना हों लेकिन कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करता है इंसान, ठीक है ना। अब इसकी क्या लॉजिक है कि ये इधर ज़ीरो से भी नीचे माइनस से स्टार्ट हो रही है, यानी माइनस सेविंग से। हाँ, वो उसने वापस करना होता है, जो उसने उधार लिया होता है वो वापस कर रहा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे जो है ना उसकी सेविंग ज़ीरो हो जाएगी, अब उसकी जान छूट गई, उसने सारे उधार पे कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद वो उसकी सेविंग बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? यहाँ भी काइंड्स ऑफ सेविंग दो किस्म की, ऑटोनमस सेविंग यानी ऐसी सेविंग है विच इज़ नॉट रिलेटेड विद इनकम, इनकम पे डिपेंड नहीं कर रही होती। और इंड्यूस सेविंग ऐसी सेविंग है जो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो वो सेविंग भी बढ़ रही होती है। ये देखो, ये इसने पूरा टेबल बना दिया है जिसमें इनकम, कंजम्पशन, AP से दे दिया है, MPC दे दिया है और S भी निकाल के दे दिया है, APS, MPS, ये अभी मैंने आपको बताया था ना, APC और प्लस APS ये दोनों को जमा करोगे तो 1 आता है। इसी तरह MPC प्लस MPS इनको जमा करोगे तो 1 आएगा। फिर उसने आपको ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप एक जायज़ा ले सकती हो, ठीक है ना। APC को कैसे कैलकुलेट करेंगे? APC इज़ इक्वल टू 1 माइनस APS, जो उसने फार्मूले पीछे बताया ना उसको अगर टेबल में आपने देखना हो नंबर्स में तो यहाँ आप देख सकती हो, ठीक है ना। ये ज़रूरत नहीं है इसके बनाने की, बहुत टाइम ले जाता है और बनाना भी ना पेपर में। अच्छा, अब जो है ये तकरीबन जो है ना 90% चैप्टर, 80% चैप्टर हो गया है भाई, इतनी चीज़ें थी इसमें और ये ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा अहम चैप्टर है भी नहीं। इन्वेस्टमेंट एंड इट्स टाइप्स, इन्वेस्टमेंट और उसकी टाइप्स, और इसके बाद एक ये वाला जो टॉपिक है ना ये अहम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब ये दो टॉपिक हैं जो रहते हैं, इसकी कौन प्रेजेंटेशन देगा? एक की आप दो, एक की आयशा दे। आपने कौन सा टॉपिक लेना है? ये आसान है बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट एंड इट्स टाइप, ये इंपॉर्टेंट है कुछ हद तक। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी नेट इन्वेस्टमेंट होती है, ग्रॉस होती है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट, एटोनमस इन्वेस्टमेंट, ये पढ़ोगी बिल्कुल आसान सी हैं। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एटोनमस और इंड्यूस तो बिल्कुल आसान है, जो एटोनमस है वो इनकम पे डिपेंड नहीं कर रही होती, जो इंड्यूस है वो इनकम पे डिपेंड कर रही होती है। बस यही चीज़ें हैं और सिर्फ ये आपने बताना है। हल्का सा मैं आपको बता भी देता हूँ। रियल इन्वेस्टमेंट यानी जो रियल चीज़ों में, आप कोई फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर दी, यानी जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस हो, ठीक है ना, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? मतलब कोई शेयर परचेज़ कर लिए, बॉन्ड परचेज़ कर लिया, आल तो उसकी भी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है, पेपर की फॉर्म में होता है, लेकिन उस तरह नहीं है कि जिस तरह फैक्ट्री, प्लांट, मशीनरी, लैंड वगैरह, उस तरह तो फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए डिवाइड किया गया, रियल इन्वेस्टमेंट यानी फैक्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करना, प्लांट, मशीनरीज़, ठीक है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जैसे कि शेयर्स में इन्वेस्ट कर देना, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, डिबेंचर में इन्वेस्ट करना,
तो ये आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? द इन्वेस्टमेंट ड्यू टू विच रियल कैपिटल एसेट ऑफ द कंट्री एंड द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव यूनिट्स इंक्रीज इन नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट ये होती है, ये मिसाल दे देते हैं पहले। मिसाल, एक मिनट, आवाज़ आ रही है ना, वो कॉल आ गई थी। नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट डेफिनेशन बताइए, इसकी एग्जांपल लेते हैं, बात वाजे हो जाएगी। फॉर एग्जांपल द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फैक्ट्रीज एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू कैपिटल गुड्स। देखो अभी आपने बताया था ना वो कैपिटल गुड वो होता है कि ऐसा गुड जिससे मज़ीद चीज़ें बनाई जा सकें, वो होता है कैपिटल गुड। जैसे आपने कोई फैक्ट्री लगाई है, ये आपका कैपिटल गुड है कि उससे मज़ीद आप चीज़ें बनाओगे। एक मशीनरी आपने परचेज़ की है, वो आप उससे मज़ीद चीज़ें बनाओगे। अब जो अगर आपने गाड़ी परचेज़ कर रही है, गाड़ी से अब मज़ीद गाड़ियाँ तो नहीं बनती ना, कि बनती हैं, और वो हो भी आपके पर्सनल यूज़ के लिए नहीं बन सकती ना। तो आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट कि ऐसी मतलब ऐसी चीज़ें आप परचेज़ कर रहे हो, ऐसे रियल एसेट्स, रियल कैपिटल एसेट्स परचेज़ कर रहे हो कि जिससे मज़ीद प्रोडक्शन होगी। अब डेफिनेशन आप पढ़ो, आपको समझ आएगी। द इन्वेस्टमेंट ड्यू टू विच रियल कैपिटल एसेट्स ऑफ द कंट्री एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव यूनिट इंक्रीज, यानी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है, चाहे वो एग्जिस्टेंस की हो, यानी पहले से ऑलरेडी वो आपने कोई फैक्ट्री वगैरह लगाई हुई थी, उसमें मज़ीद कोई मशीनरी आपने डाल दी है, तो आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, तो वो रियल नेट इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? द इन्वेस्टमेंट विच कंसिस्ट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट एंड द रिप्लेसमेंट और द डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ द ओल्ड इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। डेफिनेशन आपको समझाता हूँ, फिर मिसाल समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। ड्यू टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट द रियल कैपिटल एसेट ऑफ द कंट्री रिमेन इंटैक्ट if not increased, because this type of investment include repairing or replacement cost of the existence capital asset। मिसाल के तौर पे आपकी कोई मशीनरी है, वो ख़राब हो गई है, तो आपने उसकी मशीनरी पे जो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वाले अखराजात किए हैं ना, वो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। और वो अखराजात करके, मैं एक मिसाल लेता हूँ, एक मशीनरी 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती थी एक दिन में, वो ख़राब हुई, ख़राब होने की वजह से वो 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। अब आपने उस पर ख़र्चा किया है ताकि वो दोबारा 100 पे आ जाए। अब वो दोबारा जो 100 पे आई है ना, ये जो आपने ख़र्चा किया है, ये है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी उसकी जो पहली हालत थी ना, उस पहली हालत पे वापस आ गई है। ये होती है रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वाली कॉस्ट, ठीक है ना। और इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, ताकि वो अपनी जो उसका लेवल था उस पर वापस आई है। बात समझ आ रही है बेटा? अब अगर आप उस पर मज़ीद कोई ऐसा ख़र्चा करते हो कि पहले तो उसकी 100 यूनिट वो एक दिन में प्रोड्यूस कर रही थी, अब वो 200 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। अब जो ऊपर आप मज़ीद जो ऊपर आपने ख़र्चा किया है, जिसकी वजह से उसकी जो 100 वाली कैपेसिटी है वो 200 हो गई है, तो तब जो इन्वेस्टमेंट आपने किया वो नेट इन्वेस्टमेंट है। बात समझ आई? हाँ, नेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये नहीं है कि ऑलरेडी कोई मशीनरी थी, आपने उस पर ख़र्चा किया, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा दी, वो भी है नेट इन्वेस्टमेंट, लेकिन और भी है। और क्या है कि आप नई बिल्डिंग बनाते हो, आप नई फैक्ट्री लगाते हो, वो भी नेट इन्वेस्टमेंट है। यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट के जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे मैंने नई फैक्ट्री लगाई है, मेरी प्रोडक्शन यानी मैं जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा था वो तो ज़ीरो कर रहा था ना, यानी पहले कोई फैक्ट्री थी ही नहीं, तो डेफिनेशन में तो ये भी फॉल करती है कि मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी। जब मैंने फैक्ट्री लगाई, मैंने नई नई चीज़ें प्रोड्यूस की, तो ज़ीरो से मैं पहुँच गया 1000 तक मिसाल के तौर पर, तो वो नेट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसको इस सेंस में भी देखा जा सकता है, ऐड कर दो, यानी ये कंसेप्ट भी और दूसरा कंसेप्ट क्या, कि मेरे पास ऑलरेडी कोई चीज़ थी, ठीक है ना, एक फैक्ट्री थी, उसमें जितनी मशीनरी थी उस पर मैंने खर्चा किया, पहले वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी, अब 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हैं। अब जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है और मैंने जो खर्चा किया वो नेट इन्वेस्टमेंट है। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कि अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई फैक्ट्री थी और उस पर उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो 1000 यूनिट थी, अब 500 यूनिट बच गई है, अब मैं मज़ीद जो खर्चा कर रहा हूँ ताकि उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना वो 500 से उठ के दोबारा 1000 तक आ जाए, या कम से कम 900 तक आ जाए, 800 यूनिट तक आ जाए, यानी कुछ ना कुछ बढ़े। ये जो मैंने खर्चा किया है ये है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। उम्मीद है आपको मैं समझा पाया हूँगा। अच्छा, उसके बाद
फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ये भी बता, ये तो पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया ना, ये तो अब रहने ही दो आप प्रेजेंटेशन में। अगला जो टॉपिक है ना ये आपने प्रेजेंट करना है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है बच्चा। और ये जो दूसरी है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, इसको देख लेना, ठीक है ना। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ये इनकम पे डिपेंड करती है। मिसालें वगैरह भी देख लेना कौन सी अंदर मिसालें हैं, मिसाल लाजमी देना। जो जितनी भी आप सेविंग की जो भी टाइप्स हैं, जो भी काइंड्स हैं, चाहे कंजम्पशन की काइंड है, साथ उसकी मिसाल पेपर में लाजमी लिखना। अगर मिसाल नहीं लिखोगी तो वो नंबर काट लेगा। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतना लिख के छोड़ दोगे ये इनकम पे डिपेंड करती है, बात पूरी नहीं होगी जब तक उसकी मिसालें अंदर से पढ़ के नहीं दोगे। ठीक है। तो ये चैप्टर कदरे आसान था, इतना मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल में। मैं एक बार इसका ओवरव्यू कर देता हूँ। सबसे पहले हमने कंजम्पशन से बात शुरू की थी। ठीक है। कंजम्पशन डिपेंड करती है इनकम पे, जैसे जैसे इनकम बढ़े आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती है। ठीक है ना। फिर हमने उसके बाद एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी हमने झुकाव देखा, एवरेज झुकाव कंजम्पशन की तरफ, वो हमने देखा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारी कंजम्पशन APC वो क्या होती जाती है, वो कम होती जाती है, क्योंकि हम सेविंग की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ग्राफ भी हमने देखा। फिर उसके बाद टेबल ग्राफ ये अहम है। और उसके बाद काइंड्स ऑफ कंजम्पशन, जब आपको वो कहे ना कंजम्पशन का टॉपिक अगर दे दे कि फंक्शन ऑफ कंजम्पशन और फलां फलां ये बताओ, तो ये काइंड्स लाजमी लिखना, ये इसका पार्ट है। काइंड्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन वाले टॉपिक का पार्ट है, ये लाजमी लिखना, साथ में मिसालें भी देना। फिर उसके बाद फैक्टर्स, ये एक अलग टॉपिक भी बन सकता है। फैक्टर्स या फिर इसको डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं, दो नाम है आपके कोर्स आउटलाइन में। इसको डिटर्मिनेंट्स कहा गया है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, लेकिन इसको फैक्टर्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं। ये एक अलग टॉपिक भी है, लेकिन उसके साथ भी आ सकता है, दोनों अंदाज से वो पूछ सकता है। अब अगर वो सिर्फ कहे ना कंजम्पशन फंक्शन वगैरह बताओ, तो उसमें अगर टाइम कम हो तो सिर्फ आपने यही बताना है, यानी APC बता देना। पहले तो उसका वो फंक्शन बताओगे ना, फंक्शन है क्या, फिर उसके मुताबिक ग्राफ बना दोगे, APC बता दोगे, MPC बता दोगे, फिर ये वाला ग्राफ बना के टेबल बना दोगे। ठीक है ना। और जो है ये वाला ग्राफ भी बनाओगे, और ये ऑटोनमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन ये मस्ट बताओगे, ये हिस्सा है। अगर टाइम नहीं है तो फिर फैक्टर ना लिखना, लेकिन ये फैक्टर वो अलग तरीके से भी पूछ सकता है, अलग एक सवाल बना सकता है। ये आसान है, पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। ये एक अलग टॉपिक है। अब ये डेफिनेशन भी आ सकता है, आ सकती है। ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसकी अजम्पशंस और इसकी प्रोपोजिशंस, बल्कि ये टॉपिक रख लो प्रेजेंटेशन के लिए। एक आप दे दो, एक आयशा दे दो, क्या ख्याल है, कौन सा लेना है अब आपने?